with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, स्वधर्म टिभीको यो विशेष प्रस्तुतिमा हजुरलाई स्वागत गर्दछु। आज हामी साँच्चै सौभाग्यशाली छौँ। यो दिव्य र अलौकिक सत्सङ्गको लाभ आज हामीलाई मिल्दैछ। वी आर रियली अनर्ड टु हेभ Dr. Ravikant Pathak on our show. Please welcome him. Maharaji, welcome to the show. नमस्कार। जय हो, कल्याण मस्तु। आप भारत से हैं और आप डॉक्टर भी, और आप स्वीडन में रहते थे, अभी भी रहते हैं जी। और आपका भेष देख के किसी को भी नहीं लगता कि आप स्वीडन में रहते होंगे या एक डॉक्टर भी हो। तो आपका जो भेष देखकर भी लोगों को एक जिज्ञासा होगा ही कि एक डॉक्टर PhD पढ़ा लिखा आदमी कैसे ऐसा लिबास में हो सकता है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर कि आप एक पठित परिवार से आते हैं, IIT में आप पढ़े हैं, और फिर भी आपको जो ये सनातन धर्म का जो मूल में आने का, मूल जो स्वभाव है उसमें आने का, उसका स्टाइल से, उसी का शैली में जो आपका जीवन को आपने ढाला है, उसमें आने का प्रेरणा कैसे हुआ, वो बताइए। यह प्रश्न सदैव मेरे मन में था जी, बचपन से, जब से मुझे होश है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जैसे जैसे जीवन के लक्ष्य की परिभाषा बदलती चली गई, वैसे वैसे मेरा मार्ग भी बदलता चला गया। तो पहले जब छोटे से परिवेश में थे तो परिवारजन, आस पड़ोस के लोग किस चीज़ को अच्छा मानते थे? तो मानते थे बच्चा अगर कक्षा में प्रथम आए, फर्स्ट आए तो अच्छा होता है जी। तो कुछ दिनों के लिए जीवन का लक्ष्य वही बन गया। तो हमने प्राइमरी शिक्षा में, सेकेंडरी शिक्षा में अच्छा काम किया, और वहाँ से हमारा चयन भारत सरकार की एक छात्रवृत्ति योजना थी, जिसमें भारत सरकार गरीब बच्चों को या जिनकी आय कम थी माता पिता के, उन बच्चों को मेधावी स्तर से सेलेक्ट करती थी और उनको टॉप स्कूल्स में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप पे भेजती थी, जो उनके लिए आर्थिक रूप से कभी संभव नहीं था। तो मैंने फिर उसको लक्ष्य बना लिया कि मुझे वहाँ पहुँचना है। और वहाँ जाने के बाद फिर आगे की शिक्षा हुई। डेली कॉलेज इंदौर है, बॉयज़ टाउन पब्लिक स्कूल नासिक है। इन दो विद्यालयों में मुझे भारत सरकार द्वारा भेजा गया छात्रवृत्ति पर। अच्छा। और वो शिक्षा प्राप्त की। फिर आगे वही कहानी कि ये समाप्त हो गया, आगे का क्या है। तो समाज से परिभाषाएं आई कि IIT टॉप स्कूल है और वहाँ जाना बड़ा कठिन है, और वह एक लक्ष्य है, बहुत लोगों का लक्ष्य बन। तो उसको लक्ष्य बनाया तो IIT में पहुँच गए। इस तरीके से IIT से ग्रेजुएट हुए तो क्या लक्ष्य हो सकता है, तो विदेश जाना लक्ष्य हुआ। तो उस लक्ष्य को आगे करते गए, परंतु एक दबी हुई चाह थी कि अपनी मिट्टी के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी भूमि के लिए तुम क्या कर सकते हो, या एक बड़ी चाह थी कि अपनी मिट्टी के लिए हमें अपना जीवन देना है। अब वह बहुत बचपन की चाह थी। जैसे कक्षा 4 में हमने पढ़ा एक दृष्टांत भगत सिंह का, कि भगत सिंह ने अंग्रेज़ों से लड़ाई के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। यह हमने पढ़ा दधीचि को, कि जब असुर और सुर संग्राम में, देवासुर संग्राम में ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने अपना शरीर अर्पण कर दिया कि मेरे हड्डियों का वज्र बनाया जाए। ये जो त्याग का अंश था वह मन में बहुत गहरा प्रहार करता था, बहुत गहरी उससे एक संवेदना जो कहते हैं हृदय में उठती थी। ऐसा कभी प्रेरणा नहीं मिली कि किसी ने किसी का बहुत सारा धन लूट के शोषण करके महान बन गया। ऐसा कभी प्रेरणा नहीं उठी उस तरफ जाने की। हालांकि कहानियाँ होती ही हैं, सभी तरह की कहानियाँ समाज में होती हैं
कि भाई कोई बेईमानी करके बड़ा आदमी बन गया, उस तरफ कभी। दूसरी बात कि धन की तरफ कभी बहुत प्रेरणा नहीं रही बचपन से ही। जब भी बचपन में ये कार्य होता था कि सरस्वती और लक्ष्मी के बीच में कंपेयर करना है तो हम सदैव सरस्वती की तरफ भागते थे। ऐसा मानस था हमारा। तो विद्या की तरफ गए तो पीएचडी की, तो आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट होने के बाद शोध का विषय लिया, वैज्ञानिक दिशा में गए। और जब हम पीएचडी ख़त्म कर रहे थे तो उससे पहले हमने बहुत सारे पेपर पब्लिश कर लिए थे। इसके बाद पीएचडी ख़त्म होने से पहले अमेरिका की जो टॉप यूनिवर्सिटी है, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी पिट्सबर्ग में, वहाँ से ऑफ़र आ गया पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलो के लिए। तो पूरा करियर ब्राइट, एवरीथिंग इज़ गुड इन लाइफ। और फिर अचानक पाते हैं कि मन में गहरा अंधेरा है। Those were the most darkest hours of my life। जीवन में गहरा अंधेरा कि अब एक करियर बेस्ड लाइफ हो गई, अब जीवन भर कहीं काम करना है, कमाना खाना है। क्या कमाना खाना जीवन का लक्ष्य हो सकता है? इस बात ने बहुत गहरा झकझोरा अंदर से, और रास्ता बंद हो गए सारे। क्या आदमी जन्म लेता है, जीवन भर खाता कमाता है, मर जाता है? इस प्रश्न ने बहुत दिनों तक उठा पटक की। फिर श्रीमद् भगवद गीता हाथ में लगी और वहाँ से एक चिंगारी फूटती है। तो बचपन में ऐसा स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग, ऐसा जैसे इनको अभी मिला आपके बच्चे को, ऐसा कुछ भी नहीं था? ऐसा था। मैं गायत्री जप करता था। अच्छा। व्रत करता था। आईआईटी के दौरान एक कह सकते हैं कि स्पार्क आया था, लेकिन रास्ता फिर भी जो समाज की बनाई परिभाषाएं थी वहाँ मुड़ गया। कि क्योंकि भौतिक आध्यात्मिक जगत की अनुभूति नहीं थी। ग्लिम्सेस थे कि जीवन में एक एनर्जी, जो जैसे कहते हैं ना डिवाइन ग्लिम्सेस, वो ग्लिम्सेस थे। इसीलिए कभी धन की तरफ तो नहीं था, लेकिन समाज की जो बनाई हुई परिभाषाएं हैं उनकी तरफ जरूर आकर्षण था। या वैज्ञानिक बनना, या कोई ऊंचे पद पे समाज में जाना, इसकी लालसा थी। या कुछ यश कमाने की ऐसी लालसा थी मन में। और अंदर प्रतिभा भी था। हाँ, प्रतिभा भी ईश्वर की अनुकंपा मान सकते हैं कि संकल्प था। तो प्रतिभा तो मैं कहूँ या ना कहूँ, लेकिन एक स्पष्ट मन में है कि वो संकल्प है, आज भी है। जैसे आईआईटी में ज्वाइन होना ही कि बहुत लोगों का सपना है, सपना रहता है, और टूट जाता है। हाँ, और आपने वो अचीव कर लिया। फिर अमेरिका में भी अच्छे कॉलेज में आपको ऑफर मिले। जी। तो उसके बाद तो फिर वो बात थी, पीएचडी में हांगकांग से कर रहा था। फिर वहाँ से टर्निंग पॉइंट हुआ जी। वहाँ से दृष्टि स्पष्ट हुई कि आत्मबोध, ऐसा शब्दों में आता है कि आत्मबोध मनुष्य के जीवन का लक्ष्य हो सकता है या होता है। भगवद गीता में मार्ग स्पष्ट हुआ, और हमको जो सबसे प्रभावित किया वो कर्मयोग ने प्रभावित किया कि अनासक्ति के भाव से, बिना आसक्ति के, बिना लगाव के आप कर्म करिए और उस मार्ग में आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन यह परिभाषा थी, अभी बोध के स्तर पर कभी नहीं उतर पाए थे उसमें, लेकिन चल पड़े उस मार्ग पे शंकर। तो योग साधना, ध्यान, मनन के साथ साथ कठिन व्रत किए हमने, उपवास। और अमेरिका में हम गए तो हमने फिर वहाँ पर लोग विलासपूर्ण जीवन शैली के लिए संसाधन जोड़ते हैं, वो हमने नहीं किया। हम अपने एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे, उसमें एक भी फर्नीचर नहीं था, और पैदल चलते थे। और अधिकतर और प्रयास रहता था कि जितना शरीर से श्रम हो जाए उतना कर लें। तो आपका अभी उम्र क्या है? अभी मैं 52 साल का हूँ लगभग। अच्छा। अभी पूरा नहीं हुआ, 51 पूरा हुआ है।
तो शरीर को श्रम करवाते थे, शरीर को दुख देते थे, बहुत श्रम करवाते थे और भूखा रखते थे। अच्छा। हाँ, तो उससे स्पार्क आते थे, उससे त्याग की भावना के गहरे स्पार्क आते थे। अच्छा। तो उदाहरण के लिए पिट्सबर्ग में बहुत बर्फ पड़ती है और हमने संकल्प लिया कि हम एक ही वस्त्र पहनेंगे। हालांकि अभी भी वही करते हैं, स्वीडन में बर्फ पड़ती है बहुत, लेकिन हम इसी वस्त्र में निवारण करते हैं। स्वीडन में कहाँ पर रहते हैं अभी? अभी गॉथेनबर्ग में। गोथेनबर्ग में। अच्छा अच्छा जी। तो अमेरिका में हम पैदल जाते थे घर का सामान लेने, सब्जी लेने, तो 10-20 किलो सब्जी पीठ में लाद के 10 माइल तक पैदल जाते थे और बर्फ़ में ही लौट के आते थे। शरीर को काफ़ी वेदना प्रताड़ना में रखा और वहाँ से हमको ऊर्जा मिलती थी, रस मिलता था। अब ऐसे कहिए कि इतने उपवास किए कि हमारा वज़न 75-70 किलो के आसपास था जब हम अमेरिका गए थे, और जब 2007 में अमेरिका से लौटे तो हमारा वज़न 45 किलो हो गया। ओह माय गॉड, ऑलमोस्ट हाफ। लेकिन ऊर्जा बराबर थी, उत्साह बराबर था, और वह अभी भी है। अभी भी ऐसी ऊर्जा रहती है कार्य करने के लिए, राष्ट्र के प्रति कार्य करने के लिए, कि हम 18 घंटे काम कर सकते हैं और कोई सुख, कोई सुविधा की लालसा नहीं है। तो जो, और ये भी अब लालसा नहीं है कि उसके परिणाम क्या होंगे। और उस समय आप शादी हो चुका था? हाँ, हमारा परिणय हो चुका। परिणय हमारा 2001 में हुआ, और ये जो बात बता रहे हैं अमेरिका की, वो 2004 की है। 2004 से 2007 तक हम अमेरिका में थे, 3 वर्ष का प्रवास था। तो ऐसे क्वेस्ट तो बहुत को आता है जी, प्रश्न सवाल आते हैं मन में, और फिर एक और आज के ज़माने में तो यूट्यूब में बहुत से गुरु का वीडियो भी मिलता है लोगों को, तो देख लेते हैं और फिर उनका मन में थोड़ा तसल्ली भी मिल जाता है और फिर शांत हो जाते हैं। लेकिन आपका जो क्वेस्ट था वो आपने आपको भी आप पीड़ा देते रहे, फिर उससे एक स्पार्क आया, एक कुछ करने का जो सोच आया। इस दौरान में किसी स्पिरिचुअल मास्टर से भी गाइडेंस मिला या अपने आप को ही ट्रेन करते चले गए? मेरे पिताजी कहते थे कि कुछ दीक्षा लेने के लिए, परंतु वह कभी ऐसे नहीं हुआ कि ले लो। हालांकि अंततः बहुत वर्षों बाद अभी दीक्षा ली हमने। जी जी। परंतु उस समय ऐसा कोई स्पार्क नहीं रहता था। अभी दीक्षा किन से लिया? हमारे रविशंकर महाराज जी हैं। अच्छा। रावतपुरा सरकार। अच्छा, ये श्री रविशंकर नहीं है? श्री रविशंकर नहीं, दूसरे में। अच्छा, दूसरे रविशंकर महाराज हैं, रावतपुरा सरकार। रावतपुरा सरकार। अच्छा 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 जी। तो 2019 में उनसे फिर दीक्षा ली। तो उस दौरान जो ग्लिम्सेस आते थे, जिन्हें हम परमात्मा की कभी झलक कह सकते हैं, वह बड़े ही दिव्य और ऐसे होते थे जिसमें समझ में आता था कि जीवन का क्या लक्ष्य है। तो उस समय लिखने का भी हम बहुत काम करते थे। तो उसी दौरान फिर ये संकल्प हुआ कि हमको लौट करके मिट्टी के लिए, सनातनी व्यवस्था के लिए, भारत के लिए काम करना चाहिए। वेट, वो जो आपने कहा कि स्पिरिचुअल कुछ आपको हुआ, जो अनुभव हुआ था अमेरिका में, जी, कैन यू गो लिटिल बिट डिटेल ऑन दैट? कैसा, मतलब was that enlightenment or it was some sort of glimpses, some sort of? I think it was glimpse. some प्रेरणा मिला आपको कुछ? हाँ, एक बार मैं उन गलियों में जब जा रहा था तो एक चर्च थी, चर्च के बाहर उनके जो सरमन्स होते हैं उसका एक नोटिस लगा था। उसमें लिखा था पावर ऑफ नॉन वायलेंस। तो मुझे थोड़ा आकर्षण हुआ उसके प्रति, तो मैं उनके चर्च में गया और हर संडे को फिर मैं रेगुलर चर्च जाने लगा। उनके यहाँ बैठता था, सुनता था, उनके सेवा कार्य होते थे तो उसमें भी जाता था। एक बार मुझे ऐसी गहरी अनुभूति हुई कि जो उनका प्रीस्ट है वह जो सरमन बोल रहा है, मुझे लगा कि वो नहीं मैं बोल रहा हूँ।
अच्छा। हाँ, इट वॉज अ वेरी वेरी इंटेंस फीलिंग ऑफ वननेस। यानी मेरा पुत्र और सड़क पे चलता हुआ बच्चा एक ही जैसा अनुभव देता है। ये जो वननेस है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट वाज वेरी इंटेंस। वो इतना गहरा था कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन माय बॉडी एंड द टेबल। वी सी दैट एवरीथिंग इज इमर्जिंग फ्रॉम द सेम सोर्स, इट इज जस्ट अ मैनिफेस्टेशन इन अ डिफरेंट वे। तो वह जो बहुत कुछ दिखाई दे रहा है वह अंततः और मूलतः एक ही है। त्याग की भावना बहुत रहती थी, अपने लिए नहीं जीना है। अच्छा, इस समय में, इस दौरान में आप ने बुक्स भी पढ़े होंगे, जैसे आपने कहा भागवत पढ़े, गीता पढ़ा, भगवत गीता, और फिर और भी जैसे बहुत से संत हैं भारत में जिनके बुक्स बहुत पॉपुलर है मार्केट में, स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए भी बहुत से बुक्स अवेलेबल है। ऐसे कोई संत से आपको इंस्पिरेशन ऐसा कुछ? मैं एक्चुअली बहुत पढ़ता जो मतलब वोरेशियस रीडर नहीं हूँ। आई डोंट रीड मच, बहुत मैं पढ़ता नहीं हूँ, परंतु एक ही पर्याप्त है, भगवत गीता ही अगर जीवन में उतर जाए तो वही उसे ही कायाकल्प कर देती है जी, और आवश्यकता नहीं रहती। बाकी तो भोजन की तरह है, आपको नित्य चाहिए, तो उसको जी लें जी, उसको कितना इंटेंसली जी लें वो एक। तो 2006 के अंत में, 2007 में मेरा रुझान जो हुआ वो है सेवा के कार्यों की तरफ हुआ, सोशल वर्क की तरफ। अच्छा। और मैं वहाँ पे रह के कार्य करने लगा। भारत जो प्रवासी भारतीय हैं उनको उस मूल के लोगों को जोड़ने का प्रयास चलता रहा। और 2006 में हमने एक नेशनल कन्वेंशन बुलाई भारत उदय के नाम से, भारत उदय द राइज ऑफ अ ग्रेट नेशन। एक राष्ट्र जिसकी अपनी एक बहुत समृद्ध संस्कृति है या रही है, उस राष्ट्र को पिछड़े राष्ट्रों में गिना जाता है, ऐसी पीड़ा थी। और उस भारत को और गहराई से समझना चाहता था। तो बहुत लोग मिलते थे, सब लोग अमेरिका में काम कर रहे होते हैं, डॉलर कमा रहे होते हैं, और किसी से कहो कि करना है काम करना, हाँ काम तो करना है, तो चलो भारत चलते हैं ग्राउंड, तो कोई तैयार नहीं होता था। तो हमने संकल्प लिया, फिर सारा करियर एक तरफ रखा और एक वस्त्र पहन के फिर ज़मीन पर आए। तो सबसे पहले बुंदेलखंड के बीहड़ इलाके में गए। वहाँ पर बंजर भूमि, पानी नहीं, रेगिस्तान जैसा माहौल। बुंदेलखंड मतलब किस? झांसी का क्षेत्र है। अच्छा, झांसी का प्रदेश, कौन प्रदेश पड़ता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पर सेवा का कार्य किया और हम वहाँ पर बहुत श्रम करते थे। पुनः वह जो श्रम का था, अभी भी श्रम करना सबसे अच्छा लगता है। मतलब अभी आप 51 वर्ष की उम्र में मैं 25 वर्ष के युवक से अधिक लगातार 16 घंटे श्रम कर सकता हूँ। ऐसे श्रम करने से बहुत गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा का मुझे अनुभव होता है। अच्छा। हाँ। तो आपने वस्त्र कब बदला? ये 2003-04 में। अच्छा, वहीं पर अमेरिका में? हाँ, परंतु जिस तरह का अभी वस्त्र पहनते हैं वैसा नहीं था, वो इवॉल्व हुआ। तो मैं धोती और कुर्ता पहनता था उस समय, और अमेरिका में रहते हुए धोती कुर्ता पहनता था। तो बुंदेलखंड में आपने तो आपका जो प्रकल्प शुरू किया जी, और वो अभी भी वहीं पर आपका प्रकल्प है, और भी पार्ट में? हाँ, और भी पार्ट में है और इवॉल्व हो गया है, हो रहा है। अच्छा। हाँ हाँ। जैसे अभी नेपाल में भी आप जनकधाम में कुछ कर रहे हैं? जनकधाम में जो सनर्जिस्टिक काम है वह मिलके हम। अच्छा, नेपाल में आप क्या अभी कर रहे हैं? नेपाल में हमारे 2 काम हैं। एक तो वह काम जो सस्टेनेबिलिटी का है। सस्टेनेबिलिटी की परिभाषा आध्यात्मिक है। मैं सस्टेनेबिलिटी को आध्यात्मिकता की दृष्टि से देखता हूँ।
इस धरा में अगर सस्टेनेबिलिटी को कायम करना है तो बिना आध्यात्मिक हुए कायम नहीं किया जा सकता है। सस्टेनेबिलिटी मतलब आपको तेन त्यक्तेन भुंजीता के सिद्धांत पर जीना पड़ेगा जी। तो अगर आप त्याग की भावना से उपयोग नहीं करेंगे तो ये धरा नष्ट हो जाएगी। जनकपुर का प्रकल्प सस्टेनेबिलिटी का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रकल्प है। दूसरा प्रकल्प जो हम त्रिभुवन यूनिवर्सिटी और काठमांडू इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंस के साथ कर रहे हैं वह प्रोफेशनल है हमारा। मैं स्वीडन में प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ गॉथेनबर्ग में जी, और वायु प्रदूषण जलवायु परिवर्तन पर काम करता हूँ। अच्छा। इस समय जो प्रवास है मेरा काठमांडू में इस क्षण में वह है यहाँ पर 24 और 25 जुलाई 2025 में एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं यहाँ हिमालय होटल में। तो उसमें हम शॉर्ट लिव क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स पर चर्चा करेंगे। PM 2.5, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन, नॉक्स, ओजोन, ये जो इमिशंस हैं जो हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, वो जलवायु का परिवर्तन कर रहे हैं, उन पर वैज्ञानिक चर्चा, पॉलिसी लेवल पर, गवर्नमेंट इन्वॉल्व, इंडस्ट्री लेवल पर डेलीगेट्स आने वाले हैं। और जनक धाम से आपका जो कोलैबोरेशन है उसमें क्या होगा आपका? उसमें हम गौ हमारे केंद्र में है। अच्छा, गौ, यानी सस्टेनेबिलिटी को अगर वास्तव में धरती पे उतारना है तो बिना गाय के संभव नहीं है। पहली बात, गाय आरोग्य का प्रतीक है। गौ दुग्ध, गौ घृत, पंचगव्य, ये भारतीय सनातन संस्कृति में जो आरोग्य है उसका केंद्र रहे हैं। दूसरा, गौ ऊर्जा का केंद्र है। जो गोबर है, बायो CNG है, फर्टिलाइजर है, कृषि है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, भूमि जो खराब हो रही है उसके संरक्षण में गाय का बड़ा योगदान है। तीसरा, फूड सिक्योरिटी है, जो उसका दूध है, प्रोटीन है, अन्य चीज़ें हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी। जो उसका फर्टिलाइज़र है वो अगेन क्रॉप प्रोडक्शन में काम आता है। तो एनर्जी, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ एंड ऑल्सो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। जब आप गाय के सानिध्य में, उस परिवेश में रहते हैं तो आपके अंतःकरण में परिवर्तन आता है। एक सात्विक ऊर्जा का आपको अंदर प्रवाह होता है। सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी गाय है। बिना गाय के सनातन धर्म अपने आप में खड़ा रहना एक बड़ा हिमालय जैसा टास्क प्रतीत होता है। जी। तो जो आपका प्रकल्प अभी बुंदेलखंड में जो हो रहा है, तो आप वहाँ पर प्रोफेसर थे, काम कर रहे थे, कमा रहे थे, और आपको ये जो प्रेरणा हुआ, फिर अब सनातन को पुनः जागृत करने के लिए, और खाली भारत ही नहीं, भारतवर्ष जो ये जो प्रांत है, जो क्षेत्र है, और साउथ ईस्ट एशिया, ये क्षेत्र ही जो सनातन का क्षेत्र रहा करता था। ठीक बात है। अभी भी बाली में, थाईलैंड में, बहुत से जगह में अभी भी हिंदू प्रैक्टिस होता है, सनातनी प्रैक्टिस होता है। तो सनातन को स्थापित करने के लिए जो आपका मूल एजेंडा है, जो सस्टेनेबिलिटी से भी जुड़ा होता है, गौ संरक्षण से भी जुड़ा होता है, उसके लिए व्हाट इज द मेन थिंग दैट वी शुड डू? किस में काम करना है, और आपने क्या पकड़ा और किस में काम करने का सोचा उसके बाद? देखो, जैसे अभी कहा कि गाय रीढ़ की हड्डी है, मूल स्तंभ है जी, और गाय के इर्द गिर्द जो बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा सनातन के उत्कर्ष का, इस भारतवर्ष के उत्कर्ष का, इस विश्व के कल्याण का, वह हो गया आध्यात्मिक शिक्षा से। अभी जो पूरे विश्व के पतन का कारण है, एक तरफ तो देखते हैं कि भौतिक प्रगति हो रही है। अगर भौतिक प्रगति हो रही होती तो हम सस्टेनेबिलिटी जैसे वर्ड को, शब्द को क्यों सुनते? क्या स्थान था उसका? है ही नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं पतन हो रहा है, पर्यावरण का क्षय हो रहा है, रोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लोग बेचैन हैं, एंड मेंटल हेल्थ इज डिटोरिएटिंग सिग्निफिकेंटली ऑल अक्रॉस द ग्लोब।
तो यह जो मानसिक रोगों का एक बड़ा तूफान आया हुआ है पूरे विश्व में, हर व्यक्ति कलह में है, हर व्यक्ति बेचैन है, और वो धन से खत्म नहीं हो रहा है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस से खत्म नहीं हो रहा है, वो ये सबको समझ में आ गया है। एंड दिस इज द वेरी मच इनर रियलाइजेशन ऑफ माइंड। तो वह खत्म होगा ध्यान से, जब हम गहरे ध्यान में उतरेंगे, जब आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस में आएंगे, जब हम सनातन के विधाओं में उतरेंगे, तब हमें अंतर मन में शांति मिलेगी। और दुनिया में वायु प्रदूषित हो गई है, जल प्रदूषित हो गया है, जलवायु परिवर्तित हो गई है, धरती विषैली हो गई है, सबके प्लेट में हम रोज 99.99% इस विश्व के लोग जहर खा रहे हैं। एवरी डे वी आर ईटिंग पॉइजन इन आवर प्लेट। वो कब रुकेगा? वो तब रुकेगा जब गाय संवर्धित होगी। तो जनकपुर का जो प्रकल्प है हमारा, वह गाय केंद्रित है, पंचगव्य केंद्रित है। तो जो एक कमी रह गई है, जो मूल में पकड़ा है, वो गाय है और गुरुकुलों की स्थापना है। जब तक हम आध्यात्म केंद्रित शिक्षा को संसार में, पूरे जगत में स्थापित नहीं करते हैं, तब तक इस जगत में शांति नहीं आएगी। जब व्यक्ति के अंदर करुणा पैदा करने वाला कैरिकुलम पढ़ाया जाने लगे स्कूलों में, विद्यालयों में, तब समझिएगा कि यह जगत उन्नति कर रहा है। और तब तक ये, जब तक ये पढ़ाया नहीं जाता है, तब तक सब खोखले शब्द हैं। ये जो कॉन्वेंट बेस्ड एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम स्कूल भारतवर्ष में या साउथ ईस्ट एशिया में जो ये संपूर्ण व्याप्त है, यह एक इल्यूजन है और यह उत्कर्ष नहीं करेगा कभी। उत्कर्ष करेगा जब व्यक्ति के अंदर करुणा पैदा करने वाली विद्या पढ़ाई जाएगी, उसके अंदर साहस की विद्या पढ़ाई जाएगी, उसके अंदर धैर्य की विद्या पढ़ाई जाएगी। ये भौतिक विज्ञान, भौतिक गणित, भौतिक रसायन और इंग्लिश भाषा हम पढ़ लेंगे, लेकिन हम अपना विज्ञान तो पढ़ें, अपना आरोग्य तो पढ़ें। ये कब पढ़ाएंगे विद्यालयों में हम? और किसकी प्रतीक्षा हो रही है कि जब कोई न्यूक्लियर का बटन दबाएगा तब? दुनिया सुरक्षित नहीं है। दुनिया को सुरक्षित करना है तो आपको सनातन के ध्वज के साथ चलना पड़ेगा, और गाय और गुरुकुल और गंगा के साथ आपकी उन्नति ही इन सब के संरक्षण में है। गाय का संरक्षण, गुरुकुलों का संरक्षण और गंगा का संरक्षण। जब तक ये नहीं होता, तब तक सनातन का उत्कर्ष संभव नहीं है। गंगा की स्थिति देखिए जी। फैक्ट्रियों को चलाने के लिए लोगों ने गंगा माँ को प्रदूषित कर दिया। जिसके मात्र स्पर्श से, जिसके मात्र सेवन से आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है, एक आध्यात्मिक प्रेरणा मिलती है, एक चेतना का उदय का मार्ग खुलता है, वह मार्ग आपने बंद कर दिया। और टॉक्सिन्स एंड केमिकल्स, इनकी फैक्ट्रियों से निकला हुआ मल, मूत्र और प्रदूषण आपने गंगा माँ के आंचल में भर दिया। ये दयनीय है, ये कठिन है, ये बहुत संवेदना का विषय है वास्तव में। और आपने कहीं कहा था कि जब आप बुंदेलखंड के वो गांव में गए और लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि कुछ करना है, तो लोगों ने कहा हाँ करना है, कुछ करेंगे। तो आपने कहा कि चलो चलो कल आइएगा, कुछ करना है। तो वहाँ पर कोई नहीं आया। ठीक बात है। और एक माताजी आई और बोली कि आप तो पढ़े लिखे लगते हैं, कहीं ऑफिस में जाइए, काम करिए, यहाँ क्या कर रहे हैं अकेले अकेले। थोड़ा बताइए इसके संबंध में। हाँ, तो जब हम बुंदेलखंड में अपने गांव लौटे तो मुझे खूब याद है, यह 7 जून 2007 का दिन था। तापमान होगा करीब 44-45 डिग्री, दोपहर के 2 बज रहे थे, और मैंने अपने जो चप्पल पहने था उतारा और पूरे गांव की परिक्रमा की, और शाम को आके अपने घर में
सोया, सुबह घोषणा की गांव में कि एक गोष्ठी के लिए सब लोगों को बुलाया है, एक सभा करनी है। तो सभा में संकल्प लिया कि हमें इस गांव का उत्कर्ष करना है। तो कैसे उत्कर्ष होगा? तो हमने कहा चलो बंजर भूमि पर वृक्ष लगाते हैं। वैसे वही गांव को आपने क्यों चूज किया? वहाँ पर आपका पहले से ही? हाँ, वहाँ मेरी माता जी भूमि था। जब हम अमेरिका से लौटे तो हमारे परिवार में किसी की सहमति नहीं थी। माता को भय था, जो भार्या है उसकी सहमति नहीं थी कि भाई करियर छोड़ के कहाँ जा रहे हो। जी जी। इस से ऑलरेडी मैं एक चुनौतीपूर्ण संघर्ष में था। तो हमने कहा कि गांव को प्रेरित किया जाए, हम सब मिलके यहाँ तालाब बनाएंगे, हम सब मिलके यहाँ वृक्ष लगाएंगे। तो उस माता जी ने मुझे करीब 30 एकड़ भूमि दी कि तुम इसमें अपने प्रयोग कर सकते हो। अच्छा। हाँ हाँ। तो वह भूमि समाज और राष्ट्र के नाम आज भी है, उसको समर्पित कर दिया गया है। तो वो पहला केंद्र अभी भी जीवंत है और आप आए देखेंगे तो वहाँ पर जहाँ धूल उड़ती थी बंजर था, अभी वहाँ पे फलों से लदे बागान हैं। वाह। और स्वयं में दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति होती है वहाँ पर। ऐसे बड़े बड़े बरगद के वृक्ष वहाँ पर हैं, आनंदित हो जाता है मन। Within how many years? 15 years। 15 years। और चल रहा है वह कैंपस, अपने आप में इवॉल्व हो रहा है। तो वहाँ पर भी एक गुरुकुल आपने शुरू किया? वहाँ पर वहाँ के बगल वाले गांव में, वो भी बंजर भूमि थी, वहाँ पर एक गुरुकुल की स्थापना की। तो गांव वाले लोग इकट्ठे हुए उस दिन और मैंने कहा मैं इस गांव को तीर्थ बनाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कितने लोग साथ हैं? तो सब ने हाथ खड़ा किया। तो हमने कहा कि चलिए ये तो बहुत उत्साह की बात है। कहा आइए। तो मैंने अपना सुबह अपने नियम के अनुसार अपना फावड़ा उठाया, खेत में गया और काम शुरू किया। तो बात सच है, कभी फावड़ा उठाया तो था नहीं। अच्छा। तो जब खोदना शुरू किया तो हाथों में छाले पड़ने लगे। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कोई आएगा कोई आएगा। धूप चढ़ रही है, जून का महीना है। वही एक माता, बकरी चराने वाली माता आई और बोली तुम्हारे हाथ बहुत कोमल हैं, तुम तो सुख में पले हुए हो, यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसा लग सकता था उस क्षण की वो माता सत्य कह रही है, लेकिन मन में बड़ा विद्रोह था। इस परिस्थिति को तो किसी न किसी तरह बदलना है। वो क्षण, और जब आज देखता हूँ कि 100-100 फीट ऊंचे विशालकाय वृक्ष खड़े हैं, फलों से लदे हैं, तो ऐसा लगता है कि जो बड़ा असंभव सा सनातन के पतन का जो चक्र शुरू हुआ मुगलों के समय से और अंग्रेज़ों के समय से अभी भी चल रहा है। जो भारत की सरकारें हैं वह सनातन के कंड्यूसिव नहीं है, अभी भी बड़ा संघर्ष है। और उन सरकारों का संघर्ष भी है। ऐसा भी नहीं है कि सरकारों की मंशा नहीं है, मंशा है, परंतु यह जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है यह बहुत बड़ा दानव है। यह मनुष्य के आध्यात्मिक पतन की, आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले ही नहीं जाना चाहता है, क्योंकि वह नशे जैसा है। आपको आराम, सुविधा भोगी जीवन मिला तो आप नशे में चले गए। इसीलिए अमेरिका के वो दिन जब हम बेजोड़ मेहनत करते थे, हमारे पास डॉलर तो थे, अपने सुख का साधन कमा तो सकते थे, लेकिन नहीं कमाया। क्यों? क्योंकि तपस और श्रम से ही आध्यात्मिक चेतना का मार्ग खुलता है। यह सत्य है। अच्छा, मैं वही आना चाह रहा था। जैसे आपका, जैसे ओशो आए, ओशो ने कहा कि जोरवादी बुद्ध हो सकते हैं, मन में बुद्ध हो और बाहर जोरवा जैसा एक हंसता खेलता हुआ आदमी जो आधुनिकता का प्रयोग भी करे लेकिन अंदर से शांत हो। और ऐसा नियो सन्यास का उन्होंने बात भी कहा। और फिर देखिए उन्होंने जो भी प्रकल्प उन्होंने किया, तो आज के समय में जितने भी संत आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि आपको घर त्याग करने की ज़रूरी नहीं है और वस्त्र बदलने का भी ज़रूरी नहीं है। आप
अंदर से आध्यात्मिक जीवन जिए। और आध्यात्मिक होने के लिए जो शर्त हैं, ध्यान करना, भक्ति करना, भगवान का पूजा आराधना करना, या गुरुकुल स्थापना करना, या प्राकृतिक जीवन जीना, वेजिटेरियन होना, वेगन होना, तो ये सब बातें बताया जाता है। तो आपने जो भेष बदल के वो जो छलांग लेने का प्रयास किया है, क्या है इसके पीछे? मतलब भेष बदल के कुछ और इम्पैक्ट होता है इस कर्म में क्या? उसके बारे में बताइए थोड़ा। वेश बदल के प्रभाव पड़ता है, ऐसा मेरा अपना अनुभव है। परंतु उसको थोड़ा और तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं। आप वस्त्र पहने हैं, मैं वस्त्र पहने हूँ। अगर वस्त्र का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है तो आपके इस प्रश्न का क्या तात्पर्य है? Why you are asking this question? If it is just a different cloth, I have nothing in my mind. I am wearing a cloth, and you are wearing cloth of your like, whatever you like. मैं भी अपना वस्त्र वही पहना जो मुझे पसंद है जी। तो वस्त्र मुद्दा नहीं है, वास्तव में वस्त्र मुद्दा नहीं है। परंतु सभी ऐसा पहन के ऑफिस जाने लगे, क्या बुराई है? कार्य करने लगे, IAS ऑफिसर ये पहने, राजनेता ये पहने, क्या दिक्कत है इसमें? क्या परेशानी है? क्यों नहीं पहनते हैं? इसलिए क्योंकि मनुष्य के 3 कंपोनेंट हैं। एक उसका शरीर है, एक उसका मन है, और एक उसकी अंतरात्मा है। जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मन है। मन का अपना संस्कार होता है, वह बंधन में बनता है। वस्त्र भी हमारा बंधन है, वस्त्र भी बंधन है। जिसको जैसा पहना दिया गया उसका मानस वैसे ही काम करता है। इट्स अ वेरी साइकोलॉजी इज द बैरियर बिटवीन यू एंड द सेल्फ रियलाइजेशन। आपका आत्मबोध है और आपके बीच में जो मनोविज्ञान है वह खेलता है, वह नचाता है। तो ये जो अनुभव आए ध्यान के बाद, तो मैं तो इसको वस्त्र ही मानता हूँ, और हमारा सनातन का वस्त्र है। लोगों ने धोती पहनना बंद कर दिया, क्यों? ऐसी क्या बात हो गई? धोती में ऐसी क्या बुराई है? कुछ ऐसे वस्त्र जो पश्चिम में पहने जाते थे पहले, सनातन का हिस्सा नहीं थे, वो पहन लो तुम, और फिर ये फिलॉसफी करो कि वस्त्र पहनने से कुछ नहीं होता है, अंदर का चीज है। वो तो है ही, आध्यात्मिकता अंदर की ही बात है, वस्त्रों से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लेना देना नहीं है तो यही पहन लो, क्या दिक्कत है? What a beautiful question. अगर लेना देना नहीं है यही पहन लो, तो यही पहन लो, चलो। हाँ, इसको मुद्दा क्यों बना रहे? वो तो कोई नहीं पहन रहा, वो नहीं पहन रहा। हमारे लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि अंदर की बात है भैया, अंदर की बात है। फिर वही अंदर की बातें कहेगा और सिगरेट फूकते रहेगा। अंदर की बातें कहेगा और फिर भी मांस मछली खाता रहेगा। ओशो ने ये भ्रांति पैदा की। ओशो ने कहा कि इच्छाएं जो हों उनकी पूर्ति कर लो ताकि तुम अंदर तक पहुंच सको। मेरी सहमति है पूरी, लेकिन हर मन के ऊपर परिपक्वता नहीं होती है, इसलिए उसको तपाना पड़ता है। जो कच्चा मन है, ओशो परिपक्व मन की बात करते हैं, जो कहते हैं कि इनर ट्रांसफॉर्मेशन इज द की। यस इट इज। ऐसा थोड़ा कि मैं ये वस्त्र पहन के बैठूंगा तो ध्यान अच्छा लगेगा, आप ये शर्ट में बैठेंगे ध्यान कम लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आपका मन है वह इसको बंधन मानता है, मन वस्त्र को बंधन मानता है। तो ये पहन लेना उससे मुक्ति का मार्ग खोलता है। पहन लिया, ये ठीक है, कोई विशेष प्रयोजन नहीं है इससे, लेकिन अपने लिए एक रिमाइंडर है। उनको रिमाइंडर देने पड़ते हैं, ऑटो सजेशंस देने पड़ते हैं। तो सन्यासी हमारा वो वस्त्र पहन के चलता है और रिमाइंड करता है कि नो। और ये वस्त्र आप अभी अमेरिका में, स्वीडन में भी यही पहनते हैं? अब हम यही पहनते हैं। अब
और आपके जो पुत्र हैं, हाँ, वो भी आपके साथ आए हैं, वो भी जो वो यहाँ गुरुकुल में पढ़ते हैं भारत में। अच्छा, वो यहीं रहते हैं? वो 10 वर्ष की आयु में, ये भी 13 वर्ष के हैं, 10 वर्ष की आयु में वह स्वीडन से भारत लौट आए थे, और जो गुरुकुल हमने स्थापित किया है वह उसी में अध्ययन करते हैं। और खुश हैं, प्रसन्न हैं। उनसे आप इंटरव्यू लीजिए। हाँ, मैं पूछूंगा अभी। तो वह प्रसन्न हैं, और उनके अंदर भी एक राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, सनातन के प्रति समर्पण का भाव है। अच्छा, तो गुरुकुल में अभी कितने बच्चे हैं और कहाँ कहाँ पर आपका गुरुकुल शुरू हो चुका है? गुरुकुल में अभी जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, जहाँ हमने 100 एकड़ का गुरुकुल का कैंपस बनाया है, उसमें अभी 30 छात्र हैं। और उस गुरुकुल की विशेषता यह है कि हम 3 कैरिकुलम चलाते हैं। अच्छा। पहला कैरिकुलम बच्चों के आंतरिक निर्माण का है। उसके अंदर करुणा, साहस, धैर्य, ईमानदारी, इन गुणों का समावेश कैसे हो। तो सनातन की पद्धतियां हैं, उसमें प्राणायाम है, उसमें ध्यान है, योग है, हवन है, सत्संग है। ये उनका 4 घंटे का रोज करिकुलम चलता है बच्चों का। 4 घंटे बच्चे आधुनिक शिक्षा पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश। और बच्चे IIT जैसी तैयारी भी कर रहे हैं, और वो जाएंगे वहाँ। लवली। परंतु उनके अंदर आध्यात्मिकता का संचार आ जाए। हम तो वो जी के दिखा रहे हैं कि आप कहते हैं कि भाई अंदर से अच्छे बनो, बस कोई भी पहने रहो। तो हम तो कह रहे हैं कि आप नौकरी कोई भी करो, लेकिन आप अंदर से ट्रांसफॉर्म हो जाओ। वो गुरुकुल में ही संभव है, बिना गुरुकुल के वो संभव है नहीं। इसीलिए विश्व कल्याण के लिए गुरुकुल की शिक्षा ही समाधान है, और विश्व कल्याण के लिए तो ध्यान ही समाधान है। ऐसा जब आप कह रहे थे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आधुनिक शिक्षा जो अभी बच्चे पा रहे हैं, उसमें वो लोग बहुत चीज़ मिस कर रहे हैं। और अगर वो गुरुकुल आएंगे तो मिस कुछ होने वाला नहीं है, ज़्यादा और जुड़ जाएगा। एब्सोल्युटली। क्योंकि जब आपने कहा कि वो साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ संस्कृत भी पढ़ रहे हैं। ठीक बात है। तो वो जुड़ गया, संस्कार जुड़ गया, संस्कार, अध्यात्म जुड़ गया, अध्यात्म जुड़ गया। जो अंदर परिवर्तन हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा साधु बने, हमारा बच्चा अंदर से निर्मल बने, परोपकारी बने, तो बनेगा कैसे भाई? उसका भी सनातन में करिकुलम है जी। क्या करिकुलम है? तो उसका मूल करिकुलम है ध्यान। We train the mind. We train the mind to transcend the mind itself. तो आत्मबोध का जो शिखर है वह तभी वहाँ पहुँचता है व्यक्ति जब वह अपने मन के परे हो गया है। जितना हम सत्संग करते हैं, जितना हम भगवत रामायण गीता पढ़ते हैं, उससे मन निर्मल होता है। और मन बहुत जटिल है जी। जन्मों जन्मों से मन चल रहा है आपके साथ, और वो और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। अच्छा, नेपाल में और इंडिया में भी ये ट्रेंड देखा जाता है कि गुरुकुल में जितने भी बच्चे जाते हैं, या तो वो गरीब असहाय परिवार से होते हैं जो उनको पढ़ाई के लिए खर्च कर नहीं पाते, तो वहाँ भेज देते हैं। और दूसरे ये भी होते हैं कि जिनको रुचि होता है और उनका पिता माता को भी श्रद्धा होता है, और फिर वो भेज देते हैं। और अभी नेपाल में ये ट्रेंड आ रहा है कि कुछ स्कूल काठमांडू में है जो प्राइवेट स्कूल हैं, लेकिन वो संस्कृत भी उन्होंने ऐड कर लिया है। अभी नेपाल काठमांडू में कुछ है अभी। तो वहाँ पर जो आपके विद्यार्थी हैं वो कैसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं? मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि क्योंकि प्रतिभा जो है ना, वो अगर खाली मैं पिछड़ा हूँ कह के ही आएगा तो प्रतिभा होगा भी नहीं, होगा हो भी सकता है, लेकिन उसका अगर इंटरेस्ट होके आ रहा है तो उसमें कुछ प्रतिभा हो सकता है। ठीक बात है। मैंने ये पाया कि अधिकतर बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं। अधिकतर बच्चे, होता क्या है कि जो बच्चे में हम जिसे प्रतिभाशाली कहते हैं, वो हम अपने पैरामीटर से कहते हैं कि उसको नंबर कितना आता है। जी जी, है ना, वो बात कैसे कर लेता है जी। लेकिन वास्तव में प्रतिभाशाली व्यक्ति वही है या बच्चा वही है जो एकाग्र होना सीखे।
तो हम बच्चों को एकाग्र होना सिखाते हैं। इसीलिए जो बच्चा कक्षा में अच्छा नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो नहीं कि उसकी बुद्धि खराब है, उसका मतलब उसका चित्त एकाग्र नहीं होता है। गुरुजी पढ़ा रहे हैं, वो कहीं और सोच रहा है। ये मन का कैरेक्टरिस्टिक है। वी हैव टू ट्रेन दैट माइंड इन सच अ वे कि वो फोकस होने लगे। तो माइंड के फोकस होने के एक्सरसाइजेज हैं, करिकुलम है, उसकी विधा है, प्रोसेस है जी। उनमें हम बच्चों को ढालते हैं और धीरे धीरे ओवर द ईयर्स दे स्लोली बिकम। तो जो बच्चे आए थे गांव से, जिनके जो उदंड थे, एकाग्र नहीं होते थे, उनमें अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। दे आर ऑन द पाथ ऑफ क्वालिफाइंग IIT JEE। वाह। तो बच्चे बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। ऐसा इसीलिए मुझे इतना गहरा कन्विक्शन है, आत्मविश्वास है कि हम कोई भी बच्चा ले लें, लेकिन हम उसको इनर करिकुलम के थ्रू ट्रेन कर लें तो बच्चा कुछ भी कर सकता है। और उसका जीता उदाहरण मैं हूँ। मुझे कभी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहा। आई नेवर वॉन्टेड टू गो स्कूल, बट टुडे आई एम अ प्रोफेसर इन वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ द यूरोप। कारण मन में मेरे बहुत गहरा संकल्प था कि यहाँ तक जाना है, यहाँ तक पहुँचना है। तो संकल्प ने मेहनत करा करा के एकाग्र कराया। और जो सबसे बड़ी मेरी कमजोरी थी वो यही थी कि मन एकाग्र नहीं होता था। बट टुडे आई कैन गो इनटू द समाधि, एक निर्विकल्प समाधि की अवस्था तक पहुँचते हैं, एक विचार शून्यता की अवस्था तक पहुँचते हैं, और कभी कभी मन के पार भी चले जाते हैं। अच्छा। और वही बोध आत्मबोध है। वो बोध कि तुम मन नहीं हो, मन इस जगत की माया का एक हिस्सा है और तुम उसके दृष्टा हो, तुम उसे देख पा रहे हो। यह जो स्थिति है, जब आप यू आर बियॉन्ड द फेंस ऑफ द जगत, beyond the fence of the Maya, then you are in bliss. You have destroyed yourself and you are in a eternal bliss. हरिओम। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपने कहा कि जो क्वेस्ट मुझे आ रहा था, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड माई एग्जिस्टेंस एंड ऑल। हमारा जो ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का नाम भी द सीक्रेट्स ऑफ लाइफ रखा है हमने। तो हम भी यही ढूंढ रहे हैं। हम भी आप ही की तरह, मैं पहले स्टॉकहोल्म में रहता था, फिर मैं भी गोथेनबर्ग में ही रहता था। अच्छा। और फिर ऐसा किन वर्षों में आप गोथेनबर्ग में थे? 2007, 8, 9, 10, 11 तक। अच्छा, तो वी हैड ओवरलैप। हाँ, तो 11 के बाद मैं 12 में नेपाल आ चुका था। अच्छा। तो जब हमको भी यही क्वेस्ट हुआ, फिर उसके बाद जब नेपाल आया, फिर हमने और भी पढ़ने के मन में था, तो मैंने इंग्लिश में डिग्री त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मन में यही प्रश्न आता रहता था कि कुछ अलग करना है, कुछ अलग ढूंढना है और अपने आप को ही जानना है। और जब हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे थे, वेस्टर्न वर्ल्ड का इंग्लिश लिटरेचर देख रहे थे, तो यही दिखाई दिया कि हमारे पूर्व का जो लिटरेचर है कितना संपन्न है। yes. कितना अच्छा है। फिर यही हुआ कि अच्छा हुआ कि मैंने इंग्लिश पढ़ा। अब मैं हमारे बात के संबंध में, हमारे चीज़ के संबंध में और अच्छी तरह से बता भी पाऊँगा लोगों को। तो मुझे इसमें और ढूंढना है। देन सडनली दिस आइडिया केम और स्वधर्म TV शुरू हुआ। तो अभी तक हमने बहुत से संतों से मिल रहे हैं और आपसे भी अभी मिलने का ये जो अवसर मिला, तो आपसे भी यही अंतिम प्रश्न पूछना चाहेंगे कि क्या है असल में मोटो बिहाइंड दिस एग्जिस्टेंस, मोटो बिहाइंड आवर एग्जिस्टेंस, रीज़न बिहाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ अस।
इसका उत्तर देना बड़ा कठिन है, क्योंकि उसको शब्दों में, अनुभव में तो है, शब्दों में बता पाना बड़ा कठिन है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। बट एक नदी का क्या उद्देश्य हो सकता है, एक वृक्ष का क्या उद्देश्य हो सकता है? हर साल फल देता है, फल से बीज होते हैं, फिर वृक्ष होता है। There is a propagation, something happening, a leela, a dance of the divine. That is happening. And you suffer, we suffer, and even quest is a suffering. We suffer because we try to be the part of this. We are trying to become the part of this whole leela. We try to become the doer of this leela. That's why we suffer. But if we are the observer of this leela, like divine is observing this leela, he is not involved. He is not involved. He or she is not involved. Whosoever it is. So it is a dance of the divine. ये परमात्मा का नृत्य है। उस नृत्य में हम अगर स्वयं को कर्ता मानेंगे तो दुखी रहेंगे, लेकिन in this mind, it is created by the mind. This whole leela is the integral part of this mind. So till your mind, ये बोध की बात है, शब्दों में हम कह भी दें, but you have to jump over this fence of the mind. And then you say, you are not mind. You are neither body nor mind. Then you are in bliss. When you are in bliss, this quest finishes, it vanishes. There's no more quest now. You reach the ultimate. And then you have to feed this body every day, clean this body, put the cloth. And similarly to the mind. They have their own properties. Body has a property, mind has a property. This mind is a curtain between you and the Paramatman. And this curtain removed and everything vanishes. You are the Paramatman. Lovely. अच्छा, जो ये गुरुकुल का प्रकल्प है, नेपाल में भी आपका कभी गुरुकुल खोलने का कभी सोच होगा? है ही, जनकपुर में गुरुकुल खोलने का है, जनक धाम में ही। हाँ, उसी जो कौशलेन जी के साथ हमारा सिनर्जी है वो यही है कि एक गुरुकुल, बिना गुरुकुल के, बिना गाय के गुरुकुल और बिना गुरुकुल के गाय, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं जी। हाँ, क्योंकि पीढ़ी का सुधार करना है। अगर पीढ़ी का सुधार करना है, अल्टीमेटली द यूटिलिटी ऑफ गौ माता इज फॉर द ह्यूमैनिटी, द लार्जर मटीरियल एग्जिस्टेंस। तो उसमें जो बड़ा अस्तित्व है वह गुरुकुल के लिए ही है। तो जब नई पीढ़ी आध्यात्मिक रूप से चैतन्य, एक नई पीढ़ी गुरुकुलों से निकलने लगेगी और वह राजनीति में जाएगी, शासन प्रशासन में जाएगी, शिक्षा में जाएगी, आरोग्य में जाएगी, व्यवसाय में जाएगी, तो यह जगत का कल्याण होगा। द करंट form of industrialization will vanish and something new era will emerge. Right. अच्छा, जो सस्टेनेबिलिटी के संबंध में आप अभी कॉन्फ्रेंस भी हो रहा है, उसके संबंध में मैं थोड़ा ये पूछना चाह रहा था कि सबको पता है कि सस्टेनेबिलिटी का आंसर नेचर ही है, बैक टू नेचर ही है। और जो ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है और जहाँ, जैसे आप अभी ये कॉन्फ्रेंस का नेचर क्या होगा मुझे उतना पता नहीं, लेकिन जितने भी टाइम से कॉन्फ्रेंस या सेमिनार्स होते आ रहे हैं, बड़े बड़े होटल में लोग जमा होते हैं और वहाँ पर पार्टी ही होते हैं और लाखों पैसा बस ऐसा ही खर्च हो जाता है, मज़े करते हैं लोग, फ़ोटो खींचते हैं और हमने ये बात कहा करते हैं, घर जाते हैं, कुछ होता नहीं उससे। और शायद और भी वो पॉल्यूशन ही करके जाएंगे, थोड़ा और प्लास्टिक ही फेंक के जाएंगे।
सस्टेनेबिलिटी के लिए ग्राउंड में जो काम करना है वो तो आप वो गुरुकुल से गौ माता की सेवा से कर भी रहे हैं, फिर भी इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका असर कहाँ हिट करना चाह रहे हैं आप? ना, वास्तव में जहाँ हम हिट करना चाहते हैं ये कॉन्फ्रेंस वहाँ हिट करती नहीं है। नो, सो दिस इज़ पार्ट ऑफ माई प्रोफेशनल वर्क विच आई वॉज सपोज टू डू, बट टुगेदर वी गेट बस एक ही इसका अच्छा आउटकम होगा कि कुछ सज्जन लोगों से भेंट होगी जी, उनके साथ कुछ नए मार्ग खुलेंगे। जी जी जी, दैट्स ऑल। Otherwise, from the perspective of environment, this conference is going to pollute more. We are going to emit more short-lived climate pollutants when we organize such conferences. And I am organizing 4, 3 in India and 1 in Nepal. But this is part of a project which comes from the Western, from the University of Gothenburg. Right. तो वो एक विरोधाभास है। अच्छा, हाँ। तो मैं आपके पुत्र से भी कुछ बात करना चाहूँगा। बाबु सूर्यन आइए कम। दर्शकवृन्द, अहिले हामी उहाँको पुत्रसँग छौँ। वी आर विथ हिज सन। सो आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूर्यन भारत है। सूर्यन भारत। सूर्यन भारत। अच्छा, आप उम्र कितना हुआ? 13। अच्छा, जब आप आ रहे थे और आपने मेरा भी पैर छूने का प्रयास किया तो मुझे देख के बहुत अच्छा भी लगा और बहुत आई वाज सरप्राइज्ड कि इतना संस्कार वाला लड़का कैसे पैदा हुआ होगा, कि इनका पिता कौन होंगे। तो आप जो अभी ये जीवन जी रहे हैं, आपके दोस्त जो स्वीडन में भी होंगे, भारत में भी जो मामा घर में, चचेरे घर में उधर भी होंगे, उनसे तो अलग है। तो ये जीवन के संबंध में आपको कैसा लगता है? इस जीवन के संबंध में हमको बहुत अच्छा लगता है। हमको इस जीवन में जी जी बताइए। जो दूसरे लोग हैं होते हैं रास्ते में, जो आप बाजार में दुकान में देखते हैं जी, उनका जीवन तो बहुत देखने में तो अच्छा लगता है, जीन्स पैंट पहनते हैं, गेम्स खेलते हैं। आपका जीवन कैसा, उनसे फ़र्क क्या है आपके जीवन में? हमारी फ़र्क है कि हम वे चले के वेस्टर्न वाली तरफ के उस तरफ पार गए हैं, वेस्टर्न वाली तरफ। अच्छा, हाँ। अंतर है इतने कि हमारे संस्कृति का इतनी है, बस संस्कृति का ही फर्क है इस पूरे दुनिया में। जो वेस्टर्न कल्चर आए हैं, जो लोग आए हैं कब्जे करने के लिए, धन लूटने के लिए आए, वो चाहते कि हमारी सभ्यता पूरे देश में ऐसे ही। सबसे पहले भारतवर्ष के पहले आक्रमण हुआ था मुगल सोच रहे कि उनके अंदर वीकनेस है मंदिर तोड़ना, वो कोशिश की मंदिर। हमारे कोई फर्क नहीं हुआ, उसमें फर्क हुआ लाखों करोड़ मंदिर को तोड़ा है, उसके बदले में मस्जिद बनाए हैं और धर्म और पूरे भारत में साम्राज्य बनाए हैं। साम्राज्य फूट है। ड्रीम, आपका सपना क्या है? जो आप गुरुकुल में अभी पढ़ रहे हैं, कितना क्लास में पढ़ रहे हैं आप? 7th में। तो आपका ड्रीम क्या है, क्या करना चाहते हैं आप? प्रधानमंत्री बनना है। वाह, क्या बात है। किसने बताया आपको ये, किसने सिखाया? मन से आई थी। मन से आया? क्यों प्रधानमंत्री बनना है आपको? देश की सेवा करना है। अच्छा, वाह, इतना बड़ा संकल्प। अच्छा, आपके पिताजी के संबंध में कुछ बताइए। दूसरे जो आपके दोस्त होते हैं बाजार में, उनके पिताजी तो टी शर्ट पैंट में, टाई में चलते हैं। आपके पिताजी का जो तो दूसरे किस्म के कपड़ा पहनते हैं। What do you think about your father? हम समझता सभी पिता समान हैं, बस सिर्फ जो अंतर मैंने पहले बताए वही अंतर सभी दुनिया में ही है। संस्कृति का अंतर ही है बस। इतनी अंतर है, संस्कृति का अंतर है।
और यह संस्कृति जो आप अभी जी रहे हैं, जी, ये संस्कृति क्यों अच्छा है? ये संस्कृति हमारे हमारे पूर्वजों से आ रही है। संस्कृति हमारे पूर्वजों से युगों से आ रहे हैं। लवली। देवी देवता बोलते हैं कि 4 बजे उठ जाइए, सूर्यास्त से पहले जो स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। और जो लोग सूर्यास्त के बाद उठते हैं उनके नींद स्वास्थ्य में रोग हो जाते हैं। और जो लोग 4 बजे उठने तैयार नहीं हो जाते, योग नहीं करते, उनके जीवन रोग नहीं आते हैं। अच्छा, आपका डेली रूटीन बताइए कैसा है? मेरा डेली रूटीन है, गुरुकुल में हम 4 बजे उठ जाते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, गर्म पानी पी करके हम स्नान फ्रेश के लिए जाते हैं, दौड़ लगाते हैं, योग करते हैं, साफ सफाई करते हैं जो हॉस्टल में हम रह रहे। उसके बाद हम हवन ध्यान पूजा करते हैं, फिर हम नाश्ता करते हैं, नाश्ते के बाद हम वंदना करते हैं, वंदना के बाद हम स्कूल के लिए जाते हैं, विद्यालय के लिए। और गुरुकुल में संस्कृत अंग्रेजी सब पढ़ते हैं? जी, सब पढ़ते 4 घंटे के लिए। फिर हमारी समाप्ति पाठ, उसके बाद दोपहर का भोजन विश्राम है, जो उसका कार्यगृह है वो करते हैं घंटे के लिए। उसके बाद हम खेलते हैं घंटे के लिए, फिर हम 15-20 मिनट सफाई करते हैं हॉस्टल का, फिर हम स्नान ध्यान पूजा करते हैं, फिर हम रात्रि का भोजन करते हैं, फिर हम पढ़ाई कर करके दूध पी करके सो जाते हैं। अच्छा, तो दूसरे वाले लड़के जैसा जीवन जीने का आपका कोई मन नहीं है? नहीं है? ऐसे ही जो आप शुरुआत में होता था थोड़ी बहुत। अच्छा, होता था? हाँ, थोड़ी बहुत। जब मैं यहाँ पर आए थे पहली बार, तब ऐसे कि मन हो रहा था कि ऐसे वापस जी, धीरे धीरे जान करके संस्कृति को जान ले। जैसे हीरो वाला जिंदगी होता है ना, हीरो लोग देखते हो आप फिल्मों में, जो मॉडर्न ड्रेस पहनते हैं, मॉडर्न काम करते हैं, वो सब में आप इंटरेस्ट नहीं है? पहले था थोड़ी शुरुआत में, फिर धीरे मन छूट गया उससे। अच्छा, पिताजी के जो गाइडेंस मिल रहा है, उस गाइडेंस में आप चल रहे हैं। अभी नेपाल में आए हैं, नेपाल कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया है। कितने दिन से नेपाल में हैं आप? 5 दिन से। अच्छा, क्या अच्छा लगा नेपाल में? नेपाल में जनक धाम हम गए थे, वहाँ पर गौशाला है, वहाँ पर हम बताएं हमारे आने से 2-3 दिन पहले एक बछड़ा हुआ था। अच्छा। उससे हम मिले। वहाँ पर बहुत से गाय हैं, वहाँ पर गोपाल है, माधव है, और उसके चुटकू है, एक सुंदरी के नाम है, वो मैं रखा। अच्छा। बच्चिया को 2-3 दिन पहले हुई थी। ठीक। अच्छा, तो ये जो प्रोग्राम है, आपका जो इंटरव्यू है, बहुत से लोग देखेंगे जी। आपके ही उम्र के लोग भी देखेंगे, आपके ही जैसे दोस्त भी देखेंगे जी। उनको कुछ बताइए। इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश। हिंदी में ठीक है, चलो हिंदी में बता दो। जो मेरे उम्र का बच्चे या उसके बड़े या छोटे हैं, उनके यहाँ देखकर बताओ। उनके जीवन में सुधार की आवश्यकता है। संकल्प ले लो कि हमको 4 बजे उठना है, योग प्राणायाम करना है, बाहर की चीजें नहीं लेना, तंबाकू ये छोड़ना है, हमको जैविक भोजन पर लेना है, संस्कृत विद्यालय जाना है, गुरुकुल में जाना है, विद्यापीठ में जाना है, हमारी कल्याण हो जाए, माता पिता की यश हो जाए, परिवार की यश हो जाए, परिवार के उच्च यश हो जाए, सनातन धर्म का यश हो जाए। चलो लास्ट में कुछ संस्कृत का कुछ आपका जो प्रिय श्लोक है कुछ बता सुना दो।
श्रीमद् भगवत गीता का पहले अध्याय पहले श्लोक है ये। पहले ही? अच्छा चलो। ओम श्रीमद् भगवत गीता अथ प्रथमो अध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामेका पाण्डवश्चैव किम कुर्वते संजय। बहुत अच्छा। अच्छा, इनके संबंध में आप कुछ बता दीजिए। जैसे आपको भी तो वही जो दुनिया है मतलब इनको अब आप प्रधानमंत्री ही बनाने के लिए ही ट्रेन कर रहे हैं, वो तो आप पता ही चल गया है। फिर भी और कुछ बताना चाहिए तो। ये इनकी अभिरुचि है। ये देखते हैं कि लादा गया है कि नहीं, यही पूछेंगे लोग, क्योंकि ये लोग तो ये भी सोच सकते हैं ना, क्योंकि बच्चे का भी मन होगा वीडियो गेम खेलने का या बाहर जाने का या जींस पैंट पहनने का या मॉडर्न कपड़े पहनने का या मॉडर्न काम करने का उसका इंटरेस्ट होगा या नहीं। उसको अब तो पढ़ाया गया, ब्रेन वॉश किया गया होगा शायद, ऐसा सोचेंगे लोग। ठीक बात। तुमको भी कुछ जोड़ना है तो जोड़ दो, ठीक है। वास्तव में हर एक माता पिता अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ मार्ग तो चुनता ही है, कुछ ना कुछ मार्ग चुनता है। मेरी अपनी यात्रा बहुत सारे ऐसे मार्गों से निकली और उन मार्गों में मैंने पाया कि जो पूर्ण आनंद का मार्ग है, आनंद का विषय है, वो मार्ग मैंने चाहा मेरे पुत्र को भी प्राप्त हो। वहाँ पर ये स्वीडन में रहते एक ऐसी संस्कृति में इनका पालन पोषण होता जहाँ पर वो कभी नहीं जान पाते कि समाज, परिवार, राष्ट्र या भारतीय सनातन संस्कृति क्या होती है, इसका क्या बृहद रूप होता है। ये कभी नहीं समझ पाते कि आप अपने घर परिवार से निकलो और उसके बाद नेपाल भी आपका घर है और आपके लिए वहाँ भोजन है, आपके लिए वहाँ वात्सल्य है, आपके लिए वहाँ प्रेम है। यह जो मानव से मानव का प्रगाढ़ रिश्ता है वह सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग है। ये वहाँ कभी नहीं। तो मैं इनको भारतीय संस्कृति से परिचय कराने के लिए भारत लाया। शुरुआत में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन इन्होंने बड़े ही संकल्प के साथ उसको स्वीकारा और उन सारी जो मुश्किलें हैं, अटकलें थी इनके मार्ग पे, ये पार की और इनको भारत से प्रेम हो गया और यह भारत के लिए, भारतवर्ष के लिए अपना संपूर्ण जीवन देने को तत्पर हो गए। इसमें कोई ब्रेन वॉश नहीं है, ये इनकी इच्छा है। अगर ये कहते हैं कि इनको प्रधानमंत्री की स्पर्धा में जाना है आने वाले समय में, यह तो ईश्वर की इच्छा है, परिस्थितियाँ होंगी, देश काल चीज़ें होंगी, वह भविष्य है, कोई नहीं जानता है। परंतु यह बात शुभ है कि उसके मन में इस राष्ट्र में, इस राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए कुछ करने की उत्कंठा है, उसको लगता है प्रधानमंत्री कर सकता है, इसलिए वह वहाँ जाना चाहता है। अब इन पे कुछ भी नहीं लादा गया। पिछले वर्ष ये स्वीडन में थे, इनको ऑफिशियली स्वीडिश सरकार ने, वहाँ की एजेंसियों ने पूछा कि आपको भारत में रहना है कि आपके ऊपर लादा जा रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे भारत में रहना है और मैं भारत, अपनी मातृभूमि के लिए अपना जीवन अर्पण भी करना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ, ये मेरा चॉइस है। और फिर उन्होंने अपना ग्रीन कार्ड का त्याग कर दिया और ये पिछले वर्ष से पूर्णतः भारत में ही आ गए हैं। कुछ कहना है? हाँ, आने वाले पीढ़ियों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि मातृभूमि की सेवा, माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, गौ माता की सेवा, जितनी सेवा आप करेंगे उतनी ही आपके माता पिता, राष्ट्र, गौ माता प्रसन्न होकर के आपका आशीर्वाद देंगे। सब कुछ होगा आपके लिए, बढ़िया होगा आपके लिए। देश की सेवा, गुरु की सेवा, माता पिता की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, गौ माता की सेवा, भूमि की सेवा सबसे उत्तम है। उत्तम कार्य है, सेवा ही करो, नौकरी कुछ ना करो। अब आपके मन ने सेवा करना तो सेवा ही करो।
माँ बाप बोल रहे कि अगर ये नौकरी करना है तो ना करो, आप जो हृदय में आपके है कि सेवा करने है आपको, तो सेवा ही करो। सेवा ही उत्तम धर्म है और सेवा ही धर्म है। जय हिंद जय भारत। जय। How sweet. So nice to talk to you. Swami Prabhuji, it was really nice to talk to you. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपसे प्रेरणा भी मिला हमको कि हम भी हमारे बच्चे को कुछ ऐसा ही संस्कार देंगे। अभी तो हमारा बच्चा नहीं हुआ है। थैंक यू वेरी मच। आशीर्वचन के रूप में अंत में कुछ कहना है, जो दर्शकों, नेपाल के दर्शक हैं, उनके लिए कुछ कहना हो तो। नेपाल भारतवर्ष का मुकुट है और मोक्ष सापेक्ष जीवन शैली, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष का जो 4 पुरुषार्थों का जीवन शैली है, उसको नेपालवासी अपनाएंगे तो नेपाल का उत्कर्ष होगा, सनातन का उत्कर्ष होगा और हम सब सनातन की ध्वजा के संवाहक बने। नहीं तो आपका जीवन खा कमा के ख़त्म हो जाएगा और आप मर जाएंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी अमृत का कण का पान करना है तो इस शरीर के देहाभिमान से अलग होइए और मन के परे जाकर परमात्मा में संलग्न होइए, सानिध्य में जाइए। जय हो। जय महाराज जी। थैंक यू भेरी मच फर यर टाइम। हस्त दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। थैंक यू वेरी मच। हस्त। थैंक यू सो मच। आशीर्वाद दे दीजिए। जय हो जय हो जय हो। The Secrets of Life with Subhas Agam.